हेलो 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 हेलो। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द होम रूल मूवमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द अराइवल ऑफ गांधी। हमने देखा कि गांधी जी का अराइवल 1915 में हुआ और गांधी जी के अंडर क्या क्या चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ मैंने एडवांस में ही आपको बता दिया कि गांधी जी के मतलब लीडरशिप के अंदर जो कुछ भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब आप पढ़ चुके हो एंड उसका कहीं ना कहीं आपको एक क्रक्स भी मिल चुका है। और आगे जाकर हम फिर से उसी टॉपिक को जो है दोबारा से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो सफर मॉडर्न हिस्ट्री का शुरू हुआ था वो हमने 1911 पर जो है वो स्टॉप किया था। नाउ अब हम लोग शिफ्ट मार रहे हैं 1916 पर। 1916 का वो टाइम जब हमने देखा कि इंडियन मूवमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट इंडिया के अंदर चल रही थी और स्वदेशी मूवमेंट का कोई भी फ्रूटफुल जो है उसका रिजल्ट नहीं आया। और उसके बावजूद भी इंडिया में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को लाया गया, जिसके तहत इंडियन को जो है इलेक्टोरल कम्युनल बेस पर डिवाइड करने की बात की गई और उसका समर्थन जो है मुस्लिम लीग ने किया, उसका वेलकम भी किया। 1911 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है वो कैंसिल करने की भी बात हुई, लेकिन कोई समझौता वहां पर निकलकर सामने नहीं आता है और कैपिटल को लेकर भी एक काफी बड़ा इशू बना रहा। तो अंग्रेजों ने उसका सिंपल सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने कोलकाता से कैपिटल जो है वो कहां शिफ्ट कर दी? दिल्ली में शिफ्ट कर दी। तो 1911 से लेकर या यूं कह दूं मैं 1909 से लेकर 1916 तक जो है कोई भी मूवमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं देखी गई थी। ड्यूरिंग 1909 के टाइम पर जो आप जो है बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो तिलक है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, उनको अरेस्ट किया गया था 1909 के टाइम पर बिकॉज उन्होंने वहां पर जो है काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था कि ये चीज आप मत कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम्स का ये इतना बड़ा जो आपने जो ये एक्ट लेकर आप आए हो ये चीज गलत है, इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया था, जिसके चलते जो है वो क्या हुआ था, इनको अरेस्ट कर दिया गया। अब 1916 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक जो है वो मैंडले जेल से अपनी सजा काटकर वापस आ रहे हैं और इसी टाइम पर एनी बेसेंट की एंट्री भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है और दोनों की मुलाकात होती है और दोनों जो है अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और वहां से उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है दैट कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सोशल मूवमेंट्स जो चल रही थी उसकी जो फायर है वो ठंडी पड़ गई है। तो इससे यह होगा कि हम लोग जो हैं भूल चुके हैं कि हमारी लड़ाई क्या थी। तो इन लोगों ने दोबारा से कोशिश करी कि चीज को, उस बुझी हुई आग को सुलझाने की, सुलगाने की, कि हमारी आग जो है वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल की जो आग है वो फिर से जो है वो चल पड़े। और यहां पर दोनों ने डिसाइड किया कि दे विल लॉन्च व्हाट वी कॉल्ड एज होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916। 1916 का जो है 1916 में होम रूल मूवमेंट चलाई जा रही है और इसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में आपने बीजी तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एनी बेसेंट। अब देखो गाइज, अगर मैं बात करूं होम रूल मूवमेंट की तो ये इंडियन ओरिजिन का कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ये कंसेप्ट आयरलैंड में चलाया गया था। वहां के नेटिव जो लोग थे उन्होंने भाई साहब इस मूवमेंट को अपने वहां अपने देश में, होम रूल मूवमेंट जो है अपने देश में इसको चलाया था और उनको काफी ज्यादा सफलता, या यूं कह दूं मैं कि ये मूवमेंट वहां पर काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रही थी। और एनी बेसेंट रहने वाली है आयरिश की, मतलब आयरलैंड की, वो एक आयरिश लेडी है, वो इंडिया आती है, वो इस आइडिया को शेयर करती है, तो ये इनसे इन्फ्लुएंस होकर जो है इसको इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट कर देते हैं। ये इतना सा क्रक्स आपने याद रखना है। अब यहां पर देखिए तो एनी बेसेंट इसको मैड्रास में स्टार्ट कर रही है और बीजी तिलक इसको दूसरी जगह पर जो है वो स्टार्ट करे। तो दो मूवमेंट एट द सेम टाइम पैरेलल इंडिया के अंदर चलेंगी, दो डिफरेंट लीडर्स के अंदर। क्या है पूरा सिनेरियो, क्या है पूरी कहानी, आइए एक बार इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं इसके बैकग्राउंड पर कि इसका बैकग्राउंड क्या था और इसके बैकग्राउंड पर क्या ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909
1909 was dissatisfactory to the aspiration of the Indians जो चाह रहे थे, लगातार ब्रिटिशर से अपनी डिमांड की चीज को लेकर कर रहे हैं कि हमारी, जैसे पहले हमारी डिमांड थी कि रिप्रेजेंटेशन दे दो, फलाना दे दो, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करो, ये सब चीजें चल रही हैं। और उस बीच में जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से हमें क्या गिफ्ट मिला? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और क्या गिफ्ट मिला भाई साहब? मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करवा दी। उसके बाद एक और गिफ्ट हमें क्या दिया? 1909 का। तो अभी तक हमने देखा कि 1909 तक, 1885 से लेकर 1909 तक कोई भी ऐसी चीज इंडियंस को नहीं मिली थी जो कि हमारे जितने भी नेशनलिस्ट थे उनको शांत करवा सकती, उनको खामोश करवा सकती। कांग्रेस पार्टी स्प्लिट इन 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हो जाता है। एंड फाइनली लीडर बाल गंगाधर तिलक इम्प्रिजन्ड फ्रॉम 1908 टू 1914। और उसी टाइम पर हम देखते हैं कि इसी के टाइम पर सूरत सेशन के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना, काफी ज्यादा वायलेंट रहा वो, और उसकी काफी ज्यादा वायलेंट एक्टिविटीज इंडिया के अंदर रही, और ब्रिटिशर्स की तरफ से काफी रिप्रेसिव पॉलिसीज चलाई गई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस को शांत करने के लिए, जिसके तहत बीजी तिलक को भी अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर का एक बहुत बड़ा फेस था, उसको अरेस्ट कर दिया गया और इनको 1908 से 1914 तक इनको अरेस्ट कर दिया गया। meant that there was a null in the national movement। हमारी जो नेशनल मूवमेंट्स थी वो पूरी की पूरी ठप हो गई भाई साहब, क्योंकि मॉडरेट्स तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। मॉडरेट्स का क्या था? शांतपूर्वक लोग थे, वो शांति को प्रमोट करने वाले, पीसफुल प्रोटेस्ट वो करते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं तो वो थोड़े वायलेंट थे, वो थोड़ी वायलेंट एक्टिविटी करते थे, गरम दल के नाम से जाने जाते थे। जब गरम दल के लीडर ही अरेस्ट हो गए हैं तो भाई साहब अब इनको लीड कौन करेगा? तो यहां पर क्या हो गया? लेकिन तिलक रिलीज हो जाते हैं। एडवेंट ऑफ एनी बेसेंट ब्रॉट अबाउट अ रिवाइवल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। देखिए यही चीज तो मैंने आपको बोली कि बीजी तिलक का जेल से वापस आ जाना और एनी बेसेंट का इंडिया आ जाना इज कंसिडर एज द रिवाइवल ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स। जो नेशनल मूवमेंट्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर शांत ठंडी हो गई थी, अब इन दोनों लीडर्स के बाहर आ जाने से, मिलने से एक बार फिर से इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट होंगी। एनी बेसेंट वाज एन आयरिश सोशलिस्ट। ये एक आयरलैंड की सोशलिस्ट थी, राइटर, ऑडिटर एंड द सपोर्टर ऑफ द आयरिश एंड इंडियन होम रूल मूवमेंट। शी अराइव्ड इन इंडिया इन 1893। वो 1893 से इंडिया में थी, काफी ज्यादा सोशलिस्ट थी, काफी ज्यादा उन्होंने वर्क जो है इंडियन सोसाइटी के लिए काम किए थे, और शी वाज इन्फ्लुएंस्ड विद द मूवमेंट्स जो इंडिया के अंदर चल रही हैं, बिकॉज कॉमन एनिमी है दोनों का, हमारा भी और आयरलैंड का भी। लीडर्स इन इंडिया वर डिवाइडेड ऑन वेदर द सपोर्ट ब्रिटेन इन द वॉर और नॉट। अब देखिए इस टाइम पर क्या हो रहा है, इस टाइम पर चल रही है वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम अगर हम देखें 1914 से लेकर 1918 तक का जो टाइम पीरियड है, इट्स कंसिडर एज द वर्ल्ड वॉर 1। और इस टाइम पर हमारे जो लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स, वो ये सोच रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड वॉर 1 में या ना करें। भाई साहब ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था उस टाइम पर। ठीक है, एनी बेसेंट हाउएवर डिक्लेयर्ड इंग्लैंड इज नीड इन इंडियाज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और यहीं पर क्या हुआ, एनी बेसेंट ने इस पॉइंट को भांप लिया। किस पॉइंट को? कि देखो वॉर तो है और जो आपका ब्रिटेन है वो इस वॉर में इन्वॉल्व है। इट सिंपली मीन्स कि उसको इंडियंस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर इंडियंस पे डिपेंड करता है कि वो उनको सपोर्ट करें या ना करें। अगर तो सपोर्ट करेंगे तो इन्होंने भी कुछ डिमांड्स अपनी रखनी चाहिए। मतलब जैसे हम लोग हैं तो अगर मुझे कोई वॉर में लेगा, मुझे अगर किसी, जैसे हम होते हैं ना स्कूल टाइम पर होता है तो दोस्तों की लड़ाइयां होती तो वो गैंग बनाते हैं, वो कहते हैं कि चलो यार लड़ना है, फलां किसी दोस्त से लड़ने जाना है। तो वहां पर क्या होता है कि वो मैं भाई तू चल ले, मैं तेरे को समोसे वोमोसे खिलाऊंगा, पार्टी वार्टी करवाऊंगा, तू चल ले मेरे साथ, लड़ना नहीं बस खड़े रहना मेरे साथ। तो तब जाकर दोस्त जाते हैं। ऐसे फ्री फंड में कोई दोस्त यार किसी से मार खाने नहीं जाता है। ठीक है, ये कलयुग है भाई साहब, यहां कोई मतलब सिर्फ मतलब के लिए ही आपकी हेल्प करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो यहां पर एनी बेसेंट ने कहा कि देखो अगर ये लोग वॉर में जा रहे हैं तो ये इंडियंस को भी वॉर में धकेल रहे हैं, तो इंडिया को अपना मतलब एक पॉइंट रखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना चाहिए कि ठीक है हम वॉर में जाएंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी मतलब इंडिया के पास एक मौका था अपनी डिमांड्स को मनवाने का। Having returned from the exile in Mandalay, Tilak understood the need for the revival of nationalist movement in the country। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बीजी तिलक की भी वापसी हो रही है इंडिया में, और वो भी जो है इस चीज को समझ गए कि यार मेरे इंडिया में, वो जब सोचो 6-7 साल के बाद जेल से बाहर आए होंगे तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो सब शांत है, मैं जब था तो मेरे टाइम पर क्या क्या नहीं होता था, अभी सब कुछ शांत हो गया। क्या हिंदुस्तानी अपनी आजादी की लड़ाई को भूल चुके हैं?
तो ये चीज जो बीजी तिलक को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर से वो टाइम लाना पड़ेगा भाई। हम लोग अंग्रेजी हुकूमत जो है, जो जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1915, उसी साल 1500, देखिए 1915 में जो है गांधी जी की भी वापसी हो रही है और उसी साल जो है कांग्रेस का सेशन भी हो रहा है। इट वॉज डिसाइडेड लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन द पार्टी लार्जली ड्यू टू एनी बेसेंट प्रोसेशन। अब यहां पर एनी बेसेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए इंडियन हिस्ट्री में आपको कोई भी आप बुक पढ़ते हो ना, आपको एनी बेसेंट के बारे में पता नहीं मिलेगा, बट मैं यहां पर जो है पर्सनली कोशिश कर रहा हूं। एनी बेसेंट जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहां पर किस चीज में, जो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन देखा गया था, जिसमें एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, एक तरफ मॉडरेट्स हो गए थे, दोनों अलग अलग लड़ाइयों पे दो अलग पुल पर चल रहे हैं और लड़ाई एक ही इंसान के साथ लड़ना है। तो यहां पर एनी बेसेंट की एक्टिव सपोर्ट से उन्होंने कहा कि देखिए आप क्यों विभाजन करके लड़ रहे हो, आप अलग अलग होकर, ये अलग एक्सट्रीमिस्ट वाले अलग आइडियोलॉजी लेकर लड़ रहे हैं, यहां पर ये लोग जो हैं वो अलग जो है फाइट कर रहे हैं, तो बावजूद इसके आप यूनाइट होकर लड़ोगे ना, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ब्रिटिशर्स के ऊपर, इंप्रेशन भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्रेशर का भी काम करेगा, क्योंकि अंग्रेज का तो एक ही रूल है ना कि डिवाइड करो एंड रूल करो, है ना। तो कहता वो ने आपको पहले तो रिलीजन के नाम पर डिवाइड कर लिया, अब आपको पार्टी जो आपकी एक कांग्रेस पार्टी थी, जैसे डफरिन ने जब कांग्रेस को बनाया था ना, ही सिंपली सेड कि ये मेरे लिए ना एक माइक्रो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रो इन द सेंस कि मैं जब चाहूं इसको तोड़ सकता हूं। तो देखिए मतलब ये कांग्रेस के बारे में ऐसा सोचते थे और उन्होंने किया भी, उन्होंने कांग्रेस के दो हिस्से करवा दिए, लड़ाई उन्होंने क्या करवा दिया, हम लोगों ने खुद करे, तो ये उनके लिए सिंपल एक रास्ता बन गया। हमको मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जो उनके लिए चैलेंजिंग फोर्स थी उसको उन्होंने शांत करवा दिया, जेल डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप एकजुट होकर लड़ो ना। तो यहां पर एनी बेसेंट दोनों को जोड़ने का काम जो है वो कर रहे हैं। बेसेंट हैड आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड द नीड ऑफ कांग्रेस अप्रूवल एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। कहती है कि देखो जितने मॉडरेट्स चाहते हैं कि इंडिया का स्ट्रगल जो है वो कितना होना चाहिए, सेम एक्सट्रीमिस्ट भी उतना ही चाहते हैं। तो कहता है जब तुम दोनों के आइडिया एक हैं, तुम दोनों का दुश्मन एक है, तुम दोनों के अगर सब कुछ है, तो बोलते हैं रास्ते अलग अलग क्यों हैं, रास्ते भी तुम लोगों के अलग होने चाहिए जब तुम कंबाइन हो जाओगे। तो गाइस यहां पर क्या है देखिए, अब कांग्रेस सेशन हो रहा है दिसंबर 1915 में एंड इट वाज डिसाइडेड टू लेट द एक्सट्रीमिस्ट रीजॉइन पार्टी लार्जली ड्यू टू एनी बेसेंट प्रोसिएशन। जो एनी बेसेंट है वो परस्यू कर रही है, वो कह रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को दो गुटों में डिवाइड होकर एक मतलब दो अलग ग्रुप्स में होकर नहीं लड़ना चाहिए, बावजूद इसके इनको यूनाइट होना चाहिए, एक दर से मिलकर जो है फिर से अपनी पावर को कंसोलिडेट कर फिर से जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो एनी बेसेंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है यहां पर प्ले कर रही हैं। बेसेंट आल्सो हैव रिकॉग्नाइज्ड द नीड ऑफ कांग्रेस अप्रूवल एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। और यहां पर एनी बेसेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस से ये कह रही हैं कि आप भी थोड़ा दिमाग ठंडा रखकर जो है सोचें और साथ ही साथ ये देखें कि आपकी जो लड़ाई है वो आपका जो दुश्मन है वो कॉमन है, चाहे आप मॉडरेट्स में डिवाइड हो रहे हो, एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो रहे हो, आप डिवाइड होकर दिखाना क्या चाहते हो, आप ब्रिटिशर्स के लिए आपको रूल करना और भी इजी कर रहे हो। अगर आप यूनाइट होकर लड़ोगे तो आप जो है इजीली उन पर काफी ज्यादा गुड इंप्रेशन डाल सकते हो, आप उनके ऊपर जो है काफी ज्यादा प्रेशर डाल सकते हो और अपनी डिमांड्स को जो है वो पूरा करवा सकते हो। सो आप डिवाइड होकर क्या ही यहां पर उखाड़ रहे हो इनका। तो यहां से कहीं ना कहीं जो है ये बात जो है सामने आती है कि हाँ हम लोगों को रीयूनाइट होकर जो है फिर से लड़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, however बेसेंट एंड तिलक वर नॉट एबल टू कन्वीनियंस कांग्रेस टू सपोर्ट देयर डिसीजन टू सेट ऑफ होम रूल लीग्स। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस को समझाया नहीं बल्कि उनको यह भी बोला कि हम लोग जो हैं एक होम रूल लीग जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसेंट जो है, एनी बेसेंट की अगर मैं बात करूं, मैनेज टू कन्वीनियंस कांग्रेस टू प्लेज टू एजुकेटिव प्रोपेगेंडा एंड एस्टेब्लिश्ड ऑफ द लोकल लेवल कमिटीज। आप लोग बनाओ, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग हमें जो है वो कन्वीनियंस
कन्विंस कर रही है कांग्रेस को। उसके साथ साथ हम देखते हैं इट वाज आल्सो एग्रीड अपॉन दैट इफ दीज कंडीशन वर नॉट सेटिस्फाइड बाय सितंबर 1916 शी वुड बी फ्री टू सेट अप अ होम रूल लीग। इन्होंने जो है कुछ शर्तें रखी कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस जो है पहले तो साफ तरीके से मना कर रही कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये होगा ब्ला ब्ला जो, लेकिन एनी बेसेंट जो है पूरी अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि नहीं, कांग्रेस को जो है एक मतलब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सोचकर आप लोकल लेवल पर कमेटीज बनाइए, आप देखिए कि आपके लोग क्या कहते हैं, क्या उनको ये सब करना है या नहीं करना। और उसने उनको एक डेडलाइन भी दे दी कि अगर आप सितंबर 1916 तक ऐसा नहीं कर पाए तो मैं जो है मैं क्या कर दूंगी, मैं यहां पर जो है होम रूल लीग जो है वो सेटअप कर दूंगी, मैं उसकी शुरुआत जो है इंडिया में कर दूंगी। हालांकि कांग्रेस इसको परमिशन नहीं दे रही थी, लेकिन इन्होंने कह दिया कि मैं करूंगी तो करूंगी, आप लोग देखो आपने क्या करना है। शी सेट अप हर होम रूल लीग इन सितंबर 1916 में इन्होंने इस चीज को स्टार्ट कर दिया। तिलक हाउएवर वाज नॉट बाउंड बाय एनी सच कंडीशन सो हैड सेट अप हिज लीग इन अप्रैल 1916। तो इसने कांग्रेस को कहा था कि आप सोचिए विचार करें कि आपको क्या करना है। मैं तो जो है एनी बेसेंट ने कहा मैं तो होम रूल लीग जो है इंडिया में स्टार्ट कर दूंगी। साथ ही साथ तिलक की बात करें तो तिलक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तिलक ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, और तिलक ने इन्होंने जो है सितंबर में तो इन्होंने अप्रैल 1916 में जो है वो इस मूवमेंट का शुरुआत जो है वो इंडिया में कर दी। ये सब बैकग्राउंड था आपको समझाने के लिए कि कैसे होम रूल लीग इंडिया के अंदर शुरू हो रही है। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 होम रूल लीग्स यहां पर चल रही हैं, 2 होम रूल लीग्स यहां पर चल रही हैं, 2 डिफरेंट लीडर्स के अंदर ये होम रूल लीग्स इंडिया के अंदर चलाई जा रही हैं। तिलक ने इस होम रूल लीग को अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटका में स्टार्ट किया, ठीक है, कर्नाटका में स्टार्ट किया। और अगर मैं बात करूं एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट ने इस होम रूल लीग को स्टार्ट किया सितंबर 1916 में, कहां पर, मैड्रास में, ठीक है। तो मैड्रास और कर्नाटका 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पर के 2 लीडर्स 2 मूवमेंट्स को जो है वो शुरुआत कर रहे हैं। दे हैड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, इन दोनों का जो मकसद है वो कॉमन है। ये दोनों का जो फोकस है ब्रिटिशर्स के ऊपर वो कॉमन है, सब कुछ कॉमन है। एंड अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और ये डिमांड क्या कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए यहां पर बात फिर से वही आ रही है कि इंडियंस को उनकी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने में जो है ब्रिटिशर्स की परमिशन होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स जो इंडियंस को लगातार जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये सोचना आप बंद कर दो और हमें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, हमें हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बनने के लिए जो है वो परमिशन दे दो। देयर वाज एन इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ दीज लीग्स वेयर इन तिलक्स लीग वर्कड इन महाराष्ट्र। अब दूसरी जो है एक और चीज अगर हम देखें तो यहां पर जो तिलक की जो मूवमेंट थी, ये होम रूल मूवमेंट, ये सिर्फ कर्नाटका में ही शुरुआत इसकी हुई, लेकिन वहां से ये जो मूवमेंट है ये देश के बाकी कोनों में, जैसे अगर हम बात करें कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बेरार में, सेंट्रल प्रोविडेंस में जो है ये मूवमेंट चल रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजी तिलक। बीजी तिलक कहां कहां मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, एक कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटका में चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, बेरार में, और सेंट्रल प्रोविडेंस में जो है इन एरियाज में जो होम रूल मूवमेंट चल रही है। यहां के लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की। देखिए होम रूल जैसे ही मैं नाम ले रहा हूं आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट, हमारी खुद की गवर्नमेंट। अब इन जगहों पर होम रूल मूवमेंट चल रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजी तिलक, और एनी बेसेंट जो है इसका रेस्ट ऑफ द कंट्री, जैसे इन्होंने मद्रास में बाकी जगहों पर जो है वो मूवमेंट चल रही है एनी बेसेंट के टाइम पर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूवमेंट काफी ज्यादा फैल चुकी थी इंडिया में। तिलक लीग हैड इट्स हेडक्वार्टर इन दिल्ली। तिलक की जो लीग थी इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर थे, दिल्ली में थे, और इसकी 6 ब्रांचेस थी। बेसेंट की लीग जो है उसकी 200 ब्रांचेस थी एंड वाज अ लूजर ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू तिलक्स, ठीक है, और ये काफी लूज मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी। तिलक की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफी स्पीड पकड़ रही थी, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, काफी ज्यादा लोग उसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। द 2 लीग्स वर्कड क्लोजली विद वन अनदर, दोनों ही लीग्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हाउएवर दे डिड नॉट मर्ज टू अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द लीडर्स, ठीक है, और दे डिड नॉट मर्ज, ये लोग कोई मर्ज नहीं कर पाए, ठीक है, और अपनी जो भी इनकी मूवमेंट्स है वो चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, अगर आपके दिमाग में ये सब चल रहा है कि भाई साहब जो
होम रूल मूवमेंट तो चल रही है, बट इसमें हम लोग क्या सेल्फ गवर्नमेंट को ही डिमांड कर रहे हैं या कुछ और भी है? तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स में लेकर आया हूं, इसमें आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी दैट व्हाट आर वी डिमांडिंग या व्हाट वाज वी डिमांडिंग एट दैट टाइम। हमारी डिमांड्स क्या थी भाई साहब ब्रिटिशर्स से? तो यहां पर देखिए तब सबसे पहले तो हम चाहते थे कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो मिल जाए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टू प्रमोट पॉलिटिकल एजुकेशन एंड डिस्कशन टू सेट अप एजिटेशन ऑफ फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। यहां पर पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को देनी है, साथ ही साथ हमें डिस्कशन करनी चाहिए दैट व्हाट इज अ सेल्फ गवर्नमेंट शुड लुक लाइक। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है ये लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर हमारी सेल्फ गवर्नमेंट होगी, हम लोगों को राइट्स मिलेंगे, आप लोग वोट डालोगे, हम बनेंगे, हम आपको ये देंगे। हमारी जैसे आज की गवर्नमेंट करती है भाई, प्रोपेगेंडा कौन नहीं करता। आज की गवर्नमेंट, आज हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में हर पॉलिटिकल पार्टी आकर अपने आइडियोलॉजीज, अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करती है। सेम यहां पर भी लोगों को वैसा ही जो है फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एजुकेशन दी जा रही है, जहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, कैसे आप अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चुनोगे। अच्छा, सेल्फ गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनमें फर्क क्या होगा, दोनों आपको किस तरीके से अलग दिखेंगी। तो ये सब एजुकेशन लोगों को दी जा रही है। साथ ही साथ हम देखें टू बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द इंडियंस टू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट सप्रेशन। जिस तरीके से गवर्नमेंट लगातार जब भी कोई इंडियन अपनी डिमांड रखता है या कोई भी इंडियन कुछ भी ब्रिटिश से मांगता है तो वो एकदम से उस पर धावा बोलकर उसकी मूवमेंट को जो है वो ठंडा कर देते हैं। यहां लोगों से जो है वो कहा जा रहा है कि आप हमारे सपोर्ट करो, आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम कहीं ना कहीं जो है वो आगे चलकर आपके लिए बेटर, आपके बेटरमेंट के लिए बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए यहां पर डिमांड हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इंडियंस के द्वारा फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद टू रिव्यू पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया व्हाइल मेंटेनिंग प्रिंसिपल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखकर हम लोगों ने यहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज करवानी है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें फलानी चीज करनी चाहिए, हमें अपनी शर्तें मनवाने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाया जा रहा है इस मूवमेंट के अंदर। लोगों को देखिए क्या, जो लोग नहीं समझ रहे हैं कि यहां पर चल क्या रहा है, अब लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई साहब आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो लोगों के लिए ना नए नए आइडियाज लिए जा रहे हैं, लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट समझाया जा रहा है, पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट समझाया जा रहा है। तो लोग तो ऑब्वियसली यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों को धीरे धीरे चीजें समझ आना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जल्द ही ये जो हमारी मूवमेंट थी ये फेलियर इसका आ गया और ये डिक्लाइन हो गई। उसका रीजन क्या है? तो उसके रीजन ये देखिए यहां पर मैं लिख कर ले आया हूं आपके लिए। द मूवमेंट वाज नॉट मास मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है उतनी बड़ी मास मूवमेंट नहीं बनी, ठीक है। इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एजुकेटेड पीपल एंड कॉलेज स्टूडेंट। हाँ, अब यहां पर हर इंडिया के अंदर हर कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था, बावजूद इसके थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। अब मीडिया का भी रोल यहां पर आता है। मीडिया भी उस टाइम पर इतनी एडवांस नहीं थी जितनी की आज है। तो ये लोग जो भी लिखते थे तो वो कुछ ही लोग पढ़ लिख सकते थे, तो इनके जो आइडियाज हैं वो लिमिटेड बाइस तक ही रहे, लिमिटेड लोगों तक ही इनके आइडियाज पहुंचे। जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह या पढ़े लिखे जो लोग थे वही इनके आइडियाज को समझ सके कि यहां पर ये लोग क्या चाहते हैं। द लीग डिड नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मुस्लिम्स ने इनको सपोर्ट नहीं किया, एंग्लो इंडियंस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, नॉन ब्राह्मण्स ऑफ साउदर्न इंडिया उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। एंड दे थॉट होम रूल वुड मीन अ रूल ऑफ अपर कास्ट हिंदू मेजॉरिटी। यहां पर अलग अलग मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा है कि देखिए कांग्रेस के लीडरशिप में ये मूवमेंट चल रही है, तो अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगी तो कांग्रेस रूल करेगी। जो एंग्लो इंडियंस और नॉन ब्राह्मण लोग थे, दलित जो लोग थे, जो छोटी कास्ट के लोग, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सेल्फ गवर्नमेंट जो है बन गई तो यहां पर फिर से वही राज आएगा कि अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट पे। तो देखो कितना मतलब हौच पौच बना हुआ है। लोगों को समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट था यहां पर कि क्या है, लेकिन अगेन यहां पर लोग जो है उसका गलत मतलब लेकर चल रहे हैं। इस मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी ब्रिटिश इंडियंस के द्वारा, लेकिन यहां हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के चक्कर में उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट खतरे में आ जाएगा, तो उन्होंने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। उसके बाद हम देखें तो मैनी ऑफ द मॉडरेट्स वर सैटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स अश्योरेंस ऑफ द रिफॉर्म्स। और बहुत सारे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस खुद से, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आईएनसी भी जो उसका मॉडरेट जोन है, मॉडरेट जोन को ऐसा लग रहा है कि हां ब्रिटिशर्स ना अब कुछ करेंगे। तो वो एक झूठी आस पर जी रहे थे, जो ये सोच रहे हैं कि हां ब्रिटिशर्स ना अब कुछ करेंगे हमारे लिए। देखना
हमने इतना कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हमने इतना कुछ किया, तो वो आज नहीं तो कल हमको जरूर कुछ देंगे, ठीक है। तो वो उस पर बट दे डिड नॉट टेक द मूवमेंट फर्दर, इसलिए वो इस मूवमेंट को ज्यादा नहीं देना चाहते। तो उन्होंने देखा कि हमने स्वदेशी जैसी मूवमेंट करवाई तो उन्होंने देखो रिफॉर्म्स ले आए, तो बोलते हैं ऐसा अगर हम फिर से कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे इंडिया के अंदर तो हो सकता है कि ये हमारे लिए कुछ और ना कर दे भाई साहब, कुछ ऐसा और ना ला जाए कि हम जो नहीं चाह रहे थे ये वो कर दे। तो ये डर रहे थे मॉडरेट्स, कहीं ना कहीं जो है वो यही सोच रहे थे कि अगर हम कोई एक्शन नहीं ना लें तो शांतिपूर्वक अगर हम बात करेंगे तो ये अंग्रेज हमें सब कुछ दे देंगे, गवर्नमेंट हमें सब कुछ दे देगी, लेकिन यहां पर कुछ होने वाला नहीं था। इसके साथ ही हम देखते हैं सितंबर 18 में तिलक को जो है वो इंग्लैंड जाना पड़ा बिकॉज ऑफ सम केस, उनके ऊपर एक केस लगा गया था जिसको लगाया था सर वैलेंटाइन चिरोल ने, जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे एंड द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन अनरेस्ट। याद रखेगा इंडियन अनरेस्ट इज रिटन बाय, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो वैलेंटाइन चिरोल का नाम जो है यहां पर आता है, इनका नाम याद रखेगा, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है। द बुक कंटेन जो है डिस्क्रिप्शनरी कमेंट्स एंड हैड कॉल्ड तिलक्स फादर ऑफ इंडियन रेस्ट। और इन्होंने इस बुक में ये बात की गई थी कि भाई साहब जो इंडिया के अंदर जो भावुक मैसेज, जो लोगों को गुमराह करना, जो उनको उकसाने का काम है वो तिलक कर रहे हैं, इसलिए तिलक को यहां पर कहा गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक लॉस्ट द केस, और तिलक इस केस को लड़ने के लिए जो है वो लंदन चले गए थे और वहां इंग्लैंड चले गए थे। वहां से जब तक ये वापस आते, ये केस भी हार गए, और इंडिया जब तक ये वापस आते, इनको काफी टाइम लगा वहां पर, तो जब तक ये इंडिया वापस आते तो भाई साहब एनी बेसेंट अकेले क्या ही करती। तो यहां पर जो है वो पूरी तरीके से जो ये मूवमेंट थी वो खत्म हो गई। तिलक्स absence of Besant's inability to lead the people led to the movement's fizzle out हो गई ये पूरी तरीके से। एंड आफ्टर द वॉर महात्मा गांधी gained prominence as a leader of the masses and the Home Rule League merged with the Congress Party in 1920। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि यही होम रूल मूवमेंट फिर कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ये मूवमेंट जो है वो चले, बिकॉज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब गाइज एक और चीज जो होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज लखनऊ सेशन, या हम कहते हैं इसको लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। लखनऊ पैक्ट मैंने जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि लखनऊ पैक्ट के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो लखनऊ पैक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ पैक्ट बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट समझता हूं। जो पहला इसमें आपने याद रखना है कि इसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट हाथ मिला गए कि दोस्त हम भाई भाई हैं, और इसमें मुस्लिम लीग और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो है हाथ मिला दिए। तो इसलिए लखनऊ पैक्ट जो है या लखनऊ सेक्शन ऑफ 1916 का जो सेशन था इसको हिस्टोरिक माना जाता है। किस चीज के लिए याद रखोगे आप? दिमाग में सिर्फ दो चीजें याद रखो कि दो ग्रुप्स चल रहे थे कांग्रेस के, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, यहां मॉडरेट थे यहां एक्सट्रीमिस्ट थे। 1907 में इनके साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, 1907 में ये अलग हुए थे, याद होगा ना आपको 1907 में। तो यहां पे आकर लखनऊ में आकर 1916 में ये मर्ज हो गए, इन दोनों ने फिर से हाथ मिला दिया। और साथ ही साथ आप देखते हो कि एक तरफ आपकी आईएनसी चल रही थी और दूसरी तरफ आपकी मुस्लिम लीग चल रही है, ठीक है, दोनों भी अलग अलग चल रहे। तो इन लोगों ने भी आपस में इसी सेशन में हाथ मिलाए और कहा कि हम लोग एकजुट होकर बात करेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन यहां पर कुछ समझौते हुए दोनों, चाहे मैं मुस्लिम लीग की बात करूं, कांग्रेस के बीच की बात करूं, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं, तो इनके बीच में कुछ समझौते हुए। उन समझौतों में से इन्होंने मतलब एग्रीमेंट्स हुए, उन एग्रीमेंट्स को कॉमन रखकर हम लोगों ने फिर यहां से आगे का जो सफर है हमारा वो मिलजुल कर इकट्ठा होकर हमने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो बैकग्राउंड क्या है लखनऊ पैक्ट का, अगर इस पर नजर डालें तो मुस्लिम लीग्स वर फॉर्म्ड इन 1906, ये आपको पता है, एंड इट वाज लिटरली मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ प्रो ब्रिटिशर स्टैंस था ये, ठीक है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था, ब्रिटिशर कर एक्शन को सपोर्ट कर रहा है हर चीज को। उसके बाद देखते हैं लेकिन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्सीरॉय जो थे, लॉर्ड कैमलिसफोर्ड हैव सॉलिसिटेड अ रिफॉर्म अगेंस्ट द इंडियंस इन रिटर्न फॉर इंडियन सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स। अब यहां पर क्या हो गया, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस टाइम पर विल्सन लॉर्ड कैमलिसफोर्ड ने क्या कहा, लॉर्ड कैमलिसफोर्ड ने कहा कि देखो अभी यूरोप में वॉर चल रही है, अगर इंडियंस हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम आपको जो आप मांग रहे हो हम वहां से वापस आकर आपको दे देंगे। हमें एक झूठा आश्वासन दिया गया, हम लोग हमारे मॉडरेट सेक्शन इन्फ्लुएंस में आ गए कि हाँ शायद हो सकता है कि ये लोग हमें जो है वो कुछ ना कुछ दे दें, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ हम लोग जो है इनको सपोर्ट करेंगे, ये किसने कहा, कैमलिसफोर्ड ने कहा।
मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थ्रू अ जॉइंट हिंदू मुस्लिम प्लेटफॉर्म। अब यहां पर देखो वॉर जैसी सिचुएशन है, ठीक है, वॉर चल रही है, तो वॉर के टाइम पर देखो ब्रिटिशर्स को हमारी नीड है और मुस्लिम लीग भी इस चीज को भांप चुकी थी कि भाई साहब ब्रिटिशर्स हमें कुछ देने वाले तो है नहीं, इंडियंस को तो ऑलरेडी पता था कि नहीं है। तो यहां पर मुस्लिम जो लीग है दैट इज अंडर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग कंबाइन होकर अभी कुछ करें ऐसा कि ब्रिटिशर्स हमें सब कुछ दे दे, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए लड़ेंगे। जिन्ना वाज देन द मेंबर ऑफ बोथ द पार्टीज एंड ही वाज लार्जली रिस्पांसिबल फॉर द पैक्ट। This was the first time that leaders of both INC and Muslim League were meeting for a joint session। और इस सेशन में हम लोगों ने पहली बार, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, देखो ये पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट इज नोन फॉर, किस चीज के लिए जाना जाता है, तो पहला इसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी हाथ मिला रही हैं, एकजुट कर जॉइंट सेशन करवा रही हैं। एट द मीटिंग द लीडर ऑफ द कंसल्टेड विद ईच अदर एंड ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ डिमांड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और यहां पर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहूंगा मैं, ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा, ठीक है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन बनाती है, अपनी लिस्ट ऑफ डिमांड्स बनाती है और कहती है कि हम ब्रिटिशर से कहेंगे कि ये चीजें हमें चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाओ, आप फिर से कोई एक्ट लाओ और हमें ये चीजें देने दो, अदरवाइज भाई साहब हम इंडिया में कुछ और ना स्टार्ट कर दें, हम कुछ फिर से मूवमेंट कोई स्टार्ट ना कर दें। और इन अक्टूबर 1916 तो 19 इलेक्टेड, देखिए यहां से क्या हो रहा है, तो यहां से यहां से देखिए 1916 में 19 इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एड्रेस जो है मेमोरेंडम टू द वर्सिरॉय सीकिंग रिफॉर्म्स। यहां से 19 लोग कम से कम वर्सिरॉय के पास गए एक पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर और कहा कि भाई साहब पेशे नजर है आपकी नजर में ये, और ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं, आप इन पर गौर करो। नवंबर 1916 लीडर फ्रॉम बोथ द पार्टीज मेट अगेन इन कैलकाटा। फिर नवंबर 1916 में, अक्टूबर में इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, नवंबर में आकर इन्होंने क्या किया भाई साहब, फिर से ये कैलकाटा में मिले एंड डिस्कस द अमेंडमेंट एंड सुजेशन। और साथ ही साथ ने कहा कि देखो हमने डिमांड्स तो रख दी, अगर अंग्रेजों ने इस पर डिमांड पर काम किया तो हमारा क्या काम होगा, हम कैसे इस पर वर्क करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली आखिरकार एट द रेस्पेक्टिव एनुअल सेशन हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर, और उसी साल फिर दिसंबर में 1916 में होता है लखनऊ सेशन, और यहां पर आईएनसी और लीग कंफर्म द एग्रीमेंट, और इनके बीच का जो एग्रीमेंट है उसको कंफर्म किया जाता है कि हां ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं लखनऊ पैक्ट। बेसिकली लखनऊ पैक्ट होगा क्या, अब आपको पता चला लखनऊ पैक्ट है क्या, मुस्लिम लीग आईएनसी दोनों मिलकर एक कॉमन रेजोल्यूशन बना रही है, कॉमन डिमांड्स रख रही हैं, और जो भी मुस्लिम लीग चाहती है उसने कहा, यहां से आईएनसी जो चाहती है वो कहा, उसमें से फिर क्या कॉमन लेना है, अच्छे से जो अच्छी चीजें होंगी उन दोनों को सॉर्ट आउट करके, दोनों के मतलब आप कह सकते हो कि पर्सनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए दोनों ने अपनी डिमांड्स जो है वर्सिरॉय को दी, और फिर वहां से आगे इन्होंने कहा कि अब जो आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को। अब यहां पर देखिए रिफॉर्म सजेस्टेड इन लखनऊ पैक्ट, क्या क्या रिफॉर्म्स इन्होंने लाए। अब यहां पर एक और चीज, सरोजिनी नायडू गिव जिन्ना द टाइटल, यहां पर सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को टाइटल दिया है द एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, यहां पर जिन्ना ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्रदर्शन किया, इसके लिए सरोजिनी नायडू ने इनको एम्बेसडर का टाइटल जो है वो दे दिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु गिव द मतलब एम्बेसडर द टाइटल एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी टू जिन्ना, इट वाज सरोजिनी नायडू, ये पॉइंट याद रखेगा। अब देखिए भाई साहब यहां पर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी गई। अब हम नजर डालते हैं कि लखनऊ पैक्ट तो हुआ, दोनों के एफर्ट की वजह से तो हुआ, लेकिन इस लखनऊ पैक्ट में हमने क्या क्या बातें करी, क्या क्या चीज हमने जो है मांगी थी, या क्या क्या इसमें हमने सेव किया था। ये देखिए काफी ज्यादा डिमांड्स हैं, तो सबसे पहले हम एक एक करके दिखाएंगे। पहली डिमांड यहां पर है कि हम लोग जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बात करेंगे। हम इंडिया में खुद की बनाई हुई गवर्नमेंट के लिए बोलेंगे कि इंडियंस को उनकी गवर्नमेंट बनाने का जो है उनको मौका दिया जाए। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल, ठीक है, इंडियन काउंसिल को जो है वो अबॉलिश किया जाए, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। पहले देखा, आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ब्रिटिशर टाइम पर ये क्या होता था, ये अलग डिपार्टमेंट है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इन दोनों का काम एक ही को दिया हुआ था। लेकिन यहां पर क्या होता था, मतलब सोचिए आपका एग्जीक्यूटिव ही आपका जज होता था, जुडिशरी की पावर भी एग्जीक्यूटिव को दी हुई थी। हम लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब ये जो जुडिशरी है ना, इसको अलग करो, ये आपके ऑर्गन, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है मॉन्टेस्क्यू ने जो दी थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग कहता है यूरोप में आप थ्योरी कहते हो कि देयर इज 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, है ना, 3 ऑर्गन्स पर आप चलते हो। मॉन्टेस्क्यू ने यही कहा है कि 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तो कहता आपने 2 ऑर्गन्स को कैसे एक ही पावर में रखा हुआ है। सेपरेशन ऑफ पावर, यहां पर बात हो रही है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है ना, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी की जो बात की हुई, तो बोलता उसको पढ़ो ना, उसमें क्या है, तो आप इसका यूज कर रहे हो यहां पर। तो इन्होंने कहा कि आपको एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना है, जुडिशरी अलग काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगा, ये बात उन्होंने करी। सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन अफेयर्स टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉफर्स एंड नॉट बाय इंडियन फंड्स। अब बताया कि जो बोलता है जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, जो इंडियन जो सिनेरियो है, जो इंडियन सिचुएशन है, उसको पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड में जाकर प्रेजेंट करता था। तो इन्होंने कहा कि देखिए ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसको आप कहते हो कि ये इंडिया के फंड से इसको सैलरी देनी है, क्यों भाई साहब, इसको यहां से नहीं, इसको ब्रिटिश फंड से पैसा दो, हमें नहीं पता है, इसकी सैलरी वहां से निकलनी चाहिए। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आप जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दोगे, सेल्फ गवर्नमेंट जब बनाने की परमिशन दोगे, उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन किसकी होनी चाहिए, मुस्लिम्स की होनी चाहिए। भाई साहब ये हमारा जो है आपसे निवेदन, ये शर्तें हैं जो उन्होंने कॉमन बनाई हुई थी। अब यहां पर देखो मेंबर ऑफ मुस्लिम्स जो हैं इन प्रोविनेंशियल लेजिस्लेचर में, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, टू बी लेड डाउन बाय ईच प्रोविनेंस, वो प्रोविनेंस के बेस पर देखा जाएगा, जहां की प्रोविनेंस जैसा आज होता है ना, जहां की पॉपुलेशन जिस भी सेक्शन से बिलोंग करती है उसको रिजर्वेशन वहीं की दी हुई होती है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द कम्युनिटीज अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज डिमांडेड बाय ऑल, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट आप तब तक नहीं दोगे जब हमारी सारी कम्युनिटीज मिलकर इस पर बात नहीं करेंगी। हाँ, हमें पता है कैसे देना, वो हम बाद में देखेंगे। इंट्रोडक्शन अ सिस्टम ऑफ वेटेज फॉर द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इंप्लाइड द गिविंग माइनॉरिटी मोर रिप्रेजेंटेशन देन देयर शेयर इन द पॉपुलेशन, ठीक है, आप जो है क्या लेकर आओ, इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ वेटेज ऑफ द माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देनी है। या आज का भी कंसेप्ट हमारा है, आज के टाइम पर भी हम माइनॉरिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए कितने, कहीं पर हमने एसटी रिजर्वेशन दी हुई है, कहीं पर हमने एससी रिजर्वेशन दी हुई है, वुमेन रिजर्वेशन हम लोग आज दे रहे हैं। तो ये उस टाइम पर भी इन्होंने यही बात करी थी कि आपको वेटेज जो देना है वो माइनॉरिटी के बेस पर देना है। इंक्रीजिंग द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मतलब जो टर्म है उसको 5 साल रखना है। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी इंडियंस, और जो आपकी काउंसिल होती है, जो ब्रिटिश जो ये काउंसिल है, उसमें जो सीट्स हैं उसमें सारे के सारे अगर 50 लोग हैं, 50 में से आधे इंडियंस होंगे, आधे आपके ब्रिटिशर्स रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल इलेक्टेड मेंबर्स टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वही वोट देकर हम लोग चुनेंगे। 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविडेंशियल लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड एंड 1/5 ऑफ द नॉमिनेटेड। देखो इसने इनमें बात की कि कुछ हमारे इसमें कुछ लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगे, कुछ लोग जो हैं इसमें कैसे होंगे गाइज, इलेक्टेड होकर आएंगे। जैसे आज के टाइम पर भी आप देखते हो राज्यसभा लोकसभा होता है ना, तो उसमें क्या है, उसमें भी आज तो हम यही करते हैं, आधे लोग हमारे इलेक्ट होके जाते हैं, आधे लोग नॉमिनेट होके जाते हैं, ठीक है ना। जैसे लोकसभा की बात करूं तो 2 मेंबर्स वहां पर नॉमिनेट होते हैं, और राज्यसभा की बात करूं तो कितने 14 से 15 लोग जो हैं वहां पर नॉमिनेट होते हैं। तो ये देख रहे हो आप लोग, तो ये बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों को आप नॉमिनेट करके ले आओ। नॉमिनेट इसलिए करना है क्योंकि इंडिया आधा तो अभी प्रिंसली स्टेट्स में ही था ना, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट से कुछ नॉमिनेट होकर आएंगे, लेकिन जहां पर प्रोविनेंस है जो ब्रिटिश रूल के अंदर है वहां पर इलेक्शंस होंगे और वहां से लोग इलेक्ट होकर जाएंगे। तो कितनी अच्छी डिमांड्स जो हैं ये कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मेंबर्स काउंसिल टू बी इलेक्टेड देयर प्रेजेंट देमसेल्व्स, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो प्रेसिडेंट है, जैसे आज चेयरमैन होता है राज्यसभा का, है ना, या लोकसभा का जो भी हेड होता है, स्पीकर जो हेड होता है, उन्होंने कहा कि इसको जो ये पोस्ट है इसको हम इंडियंस इलेक्ट करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि कोई ब्रिटिशर आकर बैठेगा, नहीं, आप ब्रिटिशर भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, बट वी विल वोट, वी विल डिसाइड कि हमारा यहां का प्रेसिडेंट कौन होगा, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होगा। तो ये कुछ शर्तें जो हैं इन्होंने भाई साहब मनवा दी। इन्होंने कहा कि ये था हमारा लखनऊ पैक्ट, ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ मुस्लिम लीग आईएनसी के बीच में, ठीक है, इंडियन कांग्रेस के बीच में, और मुस्लिम लीग ने आपस में मिलकर ये सिस्टम जो है वो निकाला। लेकिन रिजल्ट क्या निकला लखनऊ पैक्ट का, अगर हम इस पे नजर डालें तो रिजल्ट निकलकर ये आया भाई साहब, द लखनऊ पैक्ट गिव द इंप्रेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द नेशनल पॉलिटिकल सेंस, बट इट वाज ओनली एन इंप्रेशन एंड शॉर्ट लिव्ड। कहता है ये
कोई शक नहीं है इसमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखी गई, लेकिन बहुत ही जल्द ये यूनिटी फिर से खत्म हो गई। इसके पीछे के रीजन क्या है वो हम आगे जाकर जरूर पढ़ने वाले। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑन सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। और कहता है जब इन्होंने सेपरेट इलेक्टर्स, इन्होंने कहा कि इतनी सीट हम रिजर्व करेंगे, यहीं से फिर से इंडिया में कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म जो है वो हो गया। Though this fact, the INC also tactily accepted that Indian consists of two different community with different interest। यहां पर कांग्रेस ने एक चीज और नोटिस की कि इंडिया में दो कम्युनिटी हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू, और दोनों की जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है। यहां मुस्लिम लीग अलग डिमांड करेगी, आईएनसी अलग डिमांड करेगी। समझौते में तो बैठे लेकिन समझ गए कि यहां पर क्या प्रोसेस है और क्या जो है वो होने वाला है। दिस फैक्ट पुश्ड द heteroless relevant Muslim League into the forefront of the Indian politics along with the Congress party। और कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर थी इंडिया में, इन्होंने अपने साथ मुस्लिम लीग को भी आगे आकर खड़ा कर दिया कि भाई साहब देख लो। तो अब अंग्रेजों को यहां पर फील लग गया कि भाई साहब इंडिया में एक पावर से लड़ने वाली बात नहीं है, यहां दो पावर्स आ गई हैं पिक्चर में। अब पहले कांग्रेस थी, अब मुस्लिम लीग भी खड़ी हो गई। अब यहां पर ब्रिटिशर्स के लिए भी थोड़ी सिचुएशन होगी, लेकिन अब ब्रिटिशर्स का दिमाग देखेंगे हम लोग कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि उनके सामने जो है वो इतना कुछ जो है वो आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज, ये दो टॉपिक्स आप आज की क्लास में आपने पढ़े, दैट इज होम रूल लीग एंड द आपका लखनऊ पैक्ट। बाकी आप लोगों को अगर इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मेरा जो चैनल है दैट इज @Thakur93। आप वहां पर मुझे फॉलो कीजिए और वहां पर मैं इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो डाल दूंगा आप बच्चों के लिए, ठीक है। सो चलिए गाइज आज की क्लास को यहां पर एंड करते हैं। सो स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स। बाकी जो चैनल पर बच्चे नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर, कमेंट तो आप पर ही रहता है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में आपको MCQs मिल जाएंगे और उससे अगली क्लास में हम बाकी का जो हमारा सफर है वो स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर। हैव अ नाइस डे गाइस एंड थैंक यू सो मच।